हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज है 8 जून और आज हम 8 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने आ चुका है जिसमें कि लिखा है किरण मजूमदार शॉ विंस EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ठीक है, तो इन्होंने ये जीत लिया है 2020 का वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सबसे पहले तो फरवरी 2020 को इन्होंने जो कंट्री बेसिस पे होता है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर वो जीता था। अब इस बार इनको वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर भी डिक्लेयर कर दिया गया यहाँ पे। और बात करूँ यहाँ पे कि जो पार्टिसिपेंट थे वो 41 कंट्रीज से थे। ठीक है, 41 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट थे और 41 कंट्रीज एंड टेरिटरीज से। ठीक है, और कितने पार्टिसिपेंट थे? वो थे 46 एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अपनी अपनी कंट्री के। ठीक है, तो उनमें से इस बार चूज किया गया है किरण मजूमदार शॉ को। ठीक है, तो बात करते हैं इनके बारे में। तो ये हैं चेयरमैन एंड MD ऑफ बेंगलुरु बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है बेंगलुरु बेस्ड बायोकॉन लिमिटेड, उसके ये CMD हैं। राइट, और बात करते हैं यहाँ पे कि इन द अवार्ड्स 20 ईयर हिस्ट्री मजूमदार शॉ इज़ द फर्स्ट वुमेन। ठीक है, पहली वुमेन ऐसी हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं इंडिया से जिनको ये अवार्ड मिला है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। राइट, एंड ये थर्ड इंडियन है। ठीक है, तो वुमेन में ये फर्स्ट रैंक पे हैं इंडिया से और ये थर्ड इंडियन है वैसे। तो जो पहले 2 इंडियन हैं जिनको ये मिल चुका है पहले, तो वो हैं उदय कोटक जो कि कोटक महिंद्रा बैंक से हैं। ठीक है, 2014 में इनको मिला है। एंड NR नारायण मूर्ति जो हैं उनको मिल चुका है 2005 में, जो कि को-फाउंडर हैं इन्फोसिस के। क्लियर। एंड बात करूँ यहाँ पे कि जो किरण मजूमदार शॉ हैं उनको ये सेकंड वुमेन है किसमें? वर्ल्ड वाइड टू होल्ड दिस टाइटल। मतलब वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो पहले कोई एक और लेडी है जिसको भी मिल चुका है, जिसका नाम है यहाँ पे ओलिविया लम। ओलिविया लम को ये मिल चुका है। ठीक है, और ये किस कंपनी से बिलोंग करती हैं? ये करती हैं हाईफ्लक्स लिमिटेड सिंगापुर से। राइट, और इनको अवार्ड जो मिला था वो 2011 में मिला था। क्लियर, तो इतना आपको पता होना चाहिए किसी भी न्यूज़ के बारे में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या जनरेट हो सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि CMD जो है ये किस कंपनी की हैं। ठीक है, किरण मजूमदार शॉ जो है किस कंपनी की CMD है? तो आंसर यहाँ पे बायोकॉन लिमिटेड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ये कंपनी जो है किस सिटी से है, कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये है बेंगलुरु में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और प्लस बात करूं तो ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन है या सेकंड वुमेन है ये इंडिया से या वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्लियर, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद एयरपोर्ट रिसीव्स ACI रिकॉग्निशन फॉर ग्रीन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जो हैदराबाद एयरपोर्ट है जिसका कि नाम आप यहाँ पे देख सकते हो राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको रिसीव हुआ है क्या? हाईएस्ट प्लैटिनम रिकॉग्निशन इन द एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ACI। राइट, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एशिया पैसिफिक ग्रीन्स एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020, जिसमें किस कैटेगरी में मिला है? 15 to 35 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम कैटेगरी में। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ग्रीन प्रैक्टिसेस की, तो ग्रीन प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि इनको अवार्ड क्यों दिया गया है? वो एयरपोर्ट हैज़ बीन अवार्डेड फॉर एफिशिएंट वाटर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है इसके लिए भी इनको चूज़ किया गया है, प्लस वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, रिसाइकलिंग करने के लिए और रिडक्शन प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। राइट, तो यहाँ से क्वेश्चन जो जनरेट हो सकता है वो हो सकता है कि किस एयरपोर्ट को मिला है ये। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में जो आंसर हो सकता है ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा और एयरपोर्ट है? राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऐसे आप बता सकते हैं आंसर में। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्लस ये मतलब कहाँ किस सिटी में है। ठीक है, तो हैदराबाद आप आंसर यहाँ पे कर सकते हो प्लीज। ठीक है, एंड उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि कितनी कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में दिया गया है, तो यहाँ पे आपके सामने कैटेगरी भी लिखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। राइट, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022। ठीक है, 2022 वुमेन्स एशियन कप विल बी हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2022 का जो वुमेन एशियन कप है वो इंडिया में होने जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है
हैज़ बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स, इसको होस्टिंग राइट्स मिल चुका है 2022 का वुमेन एशियन कप होस्ट करने का, ठीक है, बाय द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है। एंड इसमें जो मेंबर होंगे, जो पार्टिसिपेंट होंगे वो कितने होंगे, वो 12 पार्टिसिपेंट होंगे, मतलब 12 टीम्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी, राइट। और ये टूर्नामेंट जो है विल बी हेल्ड इन इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम सिंस 1979, मतलब 1979 के बाद इंडिया में ये 2022 में होने जा रहा है, राइट। द इंडियन टीम हैज़ ट्वाइस फिनिश्ड एज रनर्स अप इन 1980 और 1983, तो जो इंडियन टीम है वो रनर अप रह चुकी है इसकी 1980 में और 1983 में, एंड ब्रॉन्ज इसने जीता था कब, 1981 में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्रेसिडेंट जो हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वो हैं प्रफुल्ल पटेल, राइट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि वुमेन एशियन कप जो है वो कौन से ईयर में होगा, ठीक है। तो 2022 यहाँ पे आ सकता है आंसर, प्लस कौन सी कंट्री में होने जा रहा है, इंडिया में होने जा रहा है, इंडिया में सबसे पहले कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से जनरेट हो सकता है, प्लस इसमें कितने पार्टिसिपेंट हैं, तो 12 पार्टिसिपेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लस ये पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, क्लियर। तो इतना क्वेश्चन जो यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 कंट्रीज प्लेज $20 बिलियन टू फाइट कोविड-19, राइट। तो देखिए यहाँ पे बात करी जा रही है कि 20 बिलियन जो है किसके लिए ये किया गया है सैंक्शन, कोविड-19 से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो द G20 प्लेस्ड ओवर $21 बिलियन टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, जो कि आपको पता ही है कि आजकल बहुत ही इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, पेंडेमिक चल रहा है ये। द कंट्रीज हैव सो फार इंजेक्टेड $5 ट्रिलियन इन मार्च 2020 टू हेल्प फाइट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। जो भी कंट्रीज है G20 कंट्रीज है, इन चीज़ ने $5 ट्रिलियन जो है इंजेक्ट कर दिया हुआ है मार्च 2020 में ही, किसके लिए, जो आपका टू हेल्प फाइट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो G20 का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ठीक है। तो इट कंसिस्ट 19 कंट्रीज, ठीक है। तो 19 कंट्री जो है कंसिस्ट करता है, प्लस साथ में एक और चीज़ क्या है, यूरोपियन यूनियन इसके साथ है, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पे G20 बन जाता है, क्लियर। एंड इट वाज फाउंडेड इन 1999 में ये फाउंड हुआ था, क्लियर। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि G20 कंट्रीज़ में, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि कितनी कंट्रीज़ है, 20 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इसके बारे में पूछ सकता है ये कब फाउंड हुई थी, ठीक है। और इसमें यूरोपियन यूनियन का क्या रोल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। प्लस इसमें ये पूछा जा सकता है कि इंडिया इसका पार्टिसिपेंट है या नहीं है, तो बिल्कुल है इसमें, ठीक है। एंड अगर बात करूँ यहाँ पे तो कितने बिलियन USD जो है यहाँ पे सैंक्शन किया गया है, क्लियर, कोविड-19 से फाइट करने के लिए, तो ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ से जनरेट हो सकता है, राइट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें कि लिखा है इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 1.5% इन फाइनेंशियल ईयर 21, ठीक है। तो देखिए आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी कितनी, 1.5%, राइट, फाइनेंशियल ईयर 21 में। एंड ये जो सर्वे जो रिलीज़ किया है वो किसने रिलीज़ किया है, सर्वे ये किया है आपका RBI ने, ठीक है। तो RBI के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो RBI जो है, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। और ये 1935 में ये बना था और 1949 में नेशनलाइज हुआ था RBI, ठीक है। और इसके लिए मैंने लेक्चर भी ले रखा है पहले, तो आप वहाँ से अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, क्लियर। और चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि कितना 1.5 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, इतना कम हो जाएगा, इतना ये सर्वे बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि रियल GDP, ठीक है, GDP का क्या होता है कि GDP मतलब क्या होता है कि जिस कोई भी कंट्री का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसमें कि छोटी से छोटी चीज़, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, टूथपेस्ट हो गया, छोटी से छोटी प्रोडक्शन जो होती है उसकी ऑल ओवर वैल्यू जो बनती है उसको हम GDP बोल देते हैं सिंपल टर्म में, ठीक है। तो इज लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट बाई कितना 1.5% इन 2020 to 21, ठीक है। बट वट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिवर्ट टू ग्रोथ टेरन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो
कितना बोला गया था पहले कि टू ग्रो बाई 7.2%, बट ये अभी बोल रहे हैं कि 1.5 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, इतना कम हो जाएगा मतलब, है ना। तो ये सर्वे कौन सा है, सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर, है ना। और ये सर्वे जो है किसने स्पॉन्सर किया है, आरबीआई ने, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं ऊपर, राइट। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है किस बारे में, ये बात हो रही है नेक्स्ट की इट एडेड दैट रियल ग्रॉस फिक्स कैपिटल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कितना बता रहे हैं इसमें कि इज लाइकली टू रजिस्टर नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 6.4% इन 2020 और 21, बट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो कितना 5.6% इन 2021 और 22, है ना। तो 6.4 जो है वो 20-21 में बोल रहे हैं और 5.6 जो है वो कितना हो रहा है 21 और 22 में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इंफॉर्मेशन है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दिस, इट इज डिफाइंड एज लाइक एक्विजिशन ऑफ प्रोड्यूस्ड एसेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो भी प्रोड्यूस्ड एसेट होते हैं उसकी एक्विजिशन करने के लिए इसमें हम इसको बोल सकते हैं, प्लस जैसे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं इंक्लूडिंग परचेजेस ऑफ सेकंड हैंड एसेट्स, ठीक है। एंड मतलब ये क्यों होता है, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ सच एसेट्स बाय प्रोड्यूसर्स फॉर देयर ओन यूज़, मतलब अपने यूज़ के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या आ सकता है, आपका क्वेश्चन जो बन सकता है, देखिए ये तो अप एंड डाउन हो ही रहा है, ठीक है। तो इसमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। ये नहीं पूछ सकता कि हाँ जी कितना कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, ठीक है, कितना कम हुआ था, कितना ज़्यादा हुआ था, क्योंकि ये जो है चीज़ें ये मतलब इंक्रीज़ भी होती रहती हैं और डिक्रीज़ भी होती रहती हैं। आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से क्या बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरबीआई के बारे में, है ना। आरबीआई के बारे में, उनके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा सकता है, उसके जो चेयर आपके गवर्नर होते हैं उनके बारे में, कितने गवर्नर आरबीआई में होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। रेपो रेट हो सकता है, रिवर्स एमएसएफ, इस तरह से क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन से बन सकता है, ठीक है। एंड यस आपसे ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जा सकता है। जैसे मैं अगर बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जैसे आईबीपीएस पीओ है या आपका जो एसबीआई पीओ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। एंड जीडीपी के बारे में पूछा जा सकता है वहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए जो है वो हो सकते हैं, क्लियर। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें जो क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, जिसमें लिखा है इंडिया लूजेस 750 टाइगर्स ड्यूरिंग 2012 एंड 2019, ठीक है। तो 2012 से लेकर 19 तक 750 टाइगर जो हैं वो इंडिया लॉस्ट कर चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 750 टाइगर हैं वो किस वजह से जो हैं उनकी जो डेथ हुई है, हैव डाइड इन द कंट्री इन द लास्ट 8 years ड्यू टू पॉचिंग, ठीक है, एंड अदर कॉजेज, ठीक है। तो पॉचिंग जो है व्हाट इज दैट, कि इसका मतलब है कि जो भी मतलब शिकार करते हैं, ठीक है, कोई भी अवैध शिकार जो होता है दैट इज कॉल्ड पॉचिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी टाइगर जो है उनकी मृत्यु हुई है। प्लस ये जो रिपोर्ट रिलीज करी है वो किसने रिलीज करी है, ये करी है नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी ने, NTCA ने, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो किस स्टेट में है ऐसा, तो मध्य प्रदेश रिपोर्टिंग द हाईएस्ट कैजुअलिटीज एट 173, ठीक है। तो 173 जो हैं जो टाइगर जिनकी डेथ हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है, तो सबसे ज़्यादा है पूरी ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। अब बात करूं यहाँ पे कि नाउ द टाइगर काउंट कितना रह गया है यहाँ पे 2976, ठीक है, 2976, क्लियर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पे क्वेश्चन क्या जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी के बारे में कुछ पूछ सकते हैं आपसे। प्लस ये पूछ सकते हैं कि अभी कितना काउंट रह चुका है यहाँ पे, ठीक है। और बस इतना जो है वो आपका हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट फॉर द पुअर, ठीक है। तो केरला जो है वो पहला स्टेट ऐसा है जिसने इंटरनेट प्रोवाइड करा है किसको, गरीबों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेटवर्क जो है इंटरनेट वो किस तरह का है, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट है ये, है ना। तो
ये जो है वो केरला ने सबसे पहले करा है। और बात करें यहाँ पे कि एम क्या है इस चीज़ का, तो एम जो है वो फ्री हाई स्पीड इंटरनेट टू द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल फैमिली से जो हैं केरला में, उनके लिए ये लगवाया जा रहा है। क्लियर। तो इसमें टोटल कॉस्ट जो है वो कितना आएगा, वो आएगा 1500 करोड़। ठीक है, तो 1500 करोड़ जो है इसका कॉस्ट है टोटल। एंड ये स्टार्ट कब से होएगा, ये स्टार्ट होएगा दिसंबर 2020 से। क्लियर। एंड बात करें यहाँ पे कि लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि केरला एक ऐसा स्टेट था, पहला स्टेट था जिसने डिक्लेयर किया था इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, जो भी वहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए इंटरनेट जो है वो फंडामेंटल राइट जो है डिक्लेयर किया था केरला ने लास्ट ईयर में। क्लियर। तो चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जो सीएम है यहाँ के कौन है, पिनराई विजयन है। ठीक है, और गवर्नर जो है वो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, और कैपिटल जो है वो तिरुवनंतपुरम है यहाँ की कैपिटल। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि ये जो के फोन है प्रोजेक्ट, ये किस स्टेट ने दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो केरला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है, तो 1500 करोड़ है ना। और इसका एम क्या है, देखो एम के बारे में तो कुछ पूछा नहीं जा सकता, सिंपल सी बात है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यस ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेट ने इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट जो है वो डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। प्लस सीएम, गवर्नर और कैपिटल जो है वो यहाँ से कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है गेल। ठीक है, इंडिया एंड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज साइन एमओयू फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो व्हाट इज गेल, गेल क्या है मैं आपको बता दूं, इसका नाम सभी ने सुना होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो एंड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है EESL हैव साइंड MOU फॉर कॉपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इन्होंने ये साइन कर लिया है। प्लस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ये पहली बार ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट है। और देखिए इसमें क्या है, ट्राई जनरेशन और कंबाइंड कूलिंग, मतलब दोनों मिलके ये काम करेंगे यहाँ पे। एंड इसमें होगा क्या, हीट एंड पावर। ठीक है, टिपिकली इन्वॉल्व्स नेचुरल गैस फायर्ड जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें ट्राई जनरेशन में एक और चीज़ है कंबाइंड कूलिंग, हीट पावर, ये CCHP जो है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तभी जो है ये ट्राई जनरेशन जो है बन जाएगा। क्लियर। एंड देखिए गेल इंडिया क्या है, इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन इंडिया। ठीक है, ये मतलब क्या है इसका कि नेचुरल गैस और को प्रोसेस करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इसका काम है। ठीक है, और इसके जो CEO हैं वो कौन है, मनोज जैन है इसके CEO। और हेडक्वार्टर यहाँ पे क्या है इसका, न्यू दिल्ली इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ गेल। क्लियर। तो इतना आपको जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सी बात है कि MOU, देखो MOU ज़्यादा नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में। ठीक है, इसमें ये पूछा जाता है कि उसके रेलेवेंट क्या क्या चीज़ें हैं वो वहाँ पे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे गेल के बारे में कुछ पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कि गेल क्या है, उसके CEO कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है गेल का, या व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जो हिस्ट्री होती है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, मैंने काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए हुए हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि सारा ही न्यूज़ आपसे पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्चेज ऐप फॉर रियल टाइम इन्फो ऑन रेन्स फ्लडिंग इन बेंगलुरु। ठीक है, तो कर्नाटका ने लॉन्च किया है एक ऐप जिसका कि नाम है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मेगा संदेशा जो ऐप है ये लॉन्च किया है कर्नाटका ने। क्यों लॉन्च किया है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। किसके बेसिस पे, जो रेन्स होती है, ठीक है, बारिश हो रही है, फ्लडिंग हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये जो ऐप है ये लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ठीक है, एंड बात करूँ यहाँ पे कि The app has been developed by Karnataka State Natural Disaster Monitoring Center। ठीक है, जो कर्नाटका का नेचुरल डिज़ास्टर मॉनिटरिंग सेंटर है उसने ये ऐप डेवलप किया है। ठीक है, किसके साथ मिलके, अलॉन्ग विद
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के साथ मिलके जो है इसने ये बनाया है, एंड इसके साथ एक और जो है डिपार्टमेंट ऐड है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलके बनाया, मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट, IISc और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों ने मिलके ये ऐप बनाया है जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। प्लस इसमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, रेन्स फ्लडिंग। ठीक है, कहाँ के लिए, बेंगलुरु के लिए। ठीक है, एंड बात करें यहाँ पे कि अ डेडिकेटेड पोर्टल, इसमें एक पोर्टल की बात करी गई है कि वरुणा मित्रा वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड that aims to leverage technology driven solutions to manage and mitigate the urban floods। ठीक है, अर्बन फ्लड्स के लिए एक और जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है, दैट इज वरुणा मित्रा। ठीक है, तो सीएम जो है कर्नाटका के वो कौन है, BS येदियुरप्पा जो है वो यहाँ के सीएम है। कैपिटल क्या है यहाँ की, वो है बेंगलुरु। गवर्नर जो है वाजुभाई वाला। क्लियर, तो यहाँ से क्वेश्चन जो जनरेट हो सकता है स्टूडेंट्स, वो कौन सा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। सबसे पहली बात तो मेगा संदेशा जो है किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो आप आंसर कर सकते हैं कर्नाटका, राइट। और इसमें ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये डेवलप किया गया किन किन को मिला के, तो IISc हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, और कांगड़ा स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर बनाया है। एंड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कर्नाटका के CM के नाम बताइए। ठीक है, और गवर्नर पूछा जा सकता है, कैपिटल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है यहाँ से जनरेट हो सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समर ट्रेड्स कैंपेन लॉन्च्ड बाय HDFC बैंक। ठीक है, तो जो समर ट्रेड कैंपेन है वो लॉन्च किया है किस बैंक ने, HDFC बैंक ने। ठीक है, तो HDFC जो है इसके बारे में आपने नाम सुना ही होगा इनका। ठीक है, और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सबसे पहली बात है ना। इसने ये कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, वाई बैंक टू प्रोवाइड ऑफर टू बोथ मर्चेंट्स और सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी कस्टमर है उनके लिए लॉन्च किया गया है। प्लस इसमें होगा क्या, अंडर द समर ट्रेड्स कैंपेन बैंक विल ऑफर नो कॉस्ट EMI। अब नो कॉस्ट EMI का क्या मतलब होता है कि जो भी EMI होगी, जैसे मान लो कि नॉर्मल आप EMI कभी भी बनाते हैं किसी भी बैंक से जाके, तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट पड़ता है। बट नो कॉस्ट EMI का क्या मतलब होता है कि जिसमें जैसे सपोज कर लो कि आपने एक लोन लिया 20,000 का। ठीक है, या आप मान लो 18,000 का आपने लोन ले लिया 6 महीने के लिए। ठीक है, तो अब क्या किया आपने कि उसका 3,000 का बना लिया आपने EMI। ठीक है, तो 3,000 ही आपको देना पड़ेगा। उसमें 3,000 अगर 6 मंथ का देंगे तो 6 3 18, तो 18,000 तो आपका कवर हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं जीरो इंटरेस्ट, राइट। एंड इसी को बोलते हैं नो कॉस्ट EMI, राइट। और इसमें डाउन पेमेंट भी नहीं देनी पड़ेगी। अब डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई पैसा कोई भी लोन लेते हैं उसमें एक एडवांस पेमेंट हमें देनी पड़ती है पहले, जिसको हम डाउन पेमेंट बोल देते हैं। जैसे मान लो मैंने 1 लाख का लोन लिया और उसमें मुझे बैंक के अकॉर्डिंग, बैंक की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है मुझे कुछ पेमेंट देनी पड़ी स्टार्टिंग में। जैसे मान लो मैंने 1 लाख का लोन लिया, या फिर 1 लाख का लोन, 1 लाख का प्राइस था किसी चीज़ का। ठीक है, या जैसे मान लो मैंने बाइक ले ली 1 लाख की, है ना, और उसमें क्या हुआ कि लोन मैंने क्या किया 80,000 का बनाया और 20,000 जो है मैंने डाउन पेमेंट कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड डाउन पेमेंट, जो एडवांस में हम दे देते हैं बैंक को। क्लियर, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे It will also offer discounts and cashbacks on select brands along with 50% extra reward points on online spend using credit cards। ठीक है, तो इसके लिए ऑफर भी हो रहा है क्या कि डिस्काउंट भी होएगा, कैशबैक भी होएगा, कोई भी जो भी सिलेक्टेड ब्रांड होंगी उस पर। ठीक है, और 50% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे अगर कोई ऑनलाइन स्पेंड करता है क्रेडिट कार्ड के साथ, राइट। तो ये इसमें दिया गया है, इसको बोला गया है समर ट्रेड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे यह बता दूँ आपको कि HDFC बैंक के जो CEO हैं वो कौन है, आदित्य पुरी हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, HDFC के CEO के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, प्लस हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, प्लस ये पूछा जा सकता है कि जो समर ट्रेड है वो किस बैंक ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन आपके सामने जो भी दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग तो आपने यहाँ पे चूज करना है HDFC बैंक, राइट। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है, यहाँ पे लिखा है June 7। ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, इस दिन मनाया जाता है June 7 को। ठीक है, अब क्यों मनाया जाता है, मनाता कौन है, पहली बात वॉज लॉन्च्ड बाई या सेलिब्रेटेड बाई कौन, UN। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इसको मनाता है। ठीक है, 2019 में
ये बोल रहा है कि लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसका जो थीम है इस बार का वो क्या है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ठीक है। तो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस जो है यहाँ की थीम है इस चीज़ की। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो है यहाँ से क्या आ सकता है, ठीक है। बाकी पॉइंट भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, पर क्वेश्चन के बारे में आपको बता देता हूँ कि बहुत बार क्वेश्चन आपका थीम के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बैंकिंग से जुड़े होंगे या एसएससी से जुड़े होंगे, है ना। तो उनको मैं आपको बता दूं कि जो मेरा एनालिसिस है इसके लिए, तो काफ़ी बार थीम जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। सॉरी। तो थीम आपके सामने, थीम जो है वो आप पढ़ के जाइएगा। जब भी आप कोई डे जो है पढ़ते हो उसमें उसका थीम जरूर पढ़ें और उसका डेट जो है वो याद रखें, क्योंकि डेट भी आ सकती है प्लस उसका थीम भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है द डे इज सेलिब्रेटेड टू रेनफोर्स द कॉल मेड बाय द जेनेवा कॉन्फ्रेंस, है ना, और एडिस अबाबा कॉन्फ्रेंस इन 2019, ठीक है, 2019 में। तो देखिए यहाँ पे बता दूं आपको कि जेनेवा जो है, जेनेवा कॉन्फ्रेंस से तो आप समझ गए होंगे कि जेनेवा जो है वो जेनेवा कहाँ पे है। सबसे पहली बात तो जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और एडिस अबाबा जो है वो क्या है, ये भी एक प्लेस का नाम है जो कि कैपिटल है किसी एक कंट्री की, ठीक है, जिसका नाम है इथोपिया, ठीक है। इथोपिया जो है कंट्री का नाम है। और अगर मैं इसकी करेंसी की बारे में बात करूँ तो करेंसी जो है वो है बिर, ठीक है, VIRR, ठीक है। तो इतना आपको जो है पता होना चाहिए। देखिए किसी भी क्वेश्चन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या आ सकता है, कि आपका जो डेट पूछा जा सकता है, थीम पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा यहाँ पे, ठीक है। और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या क्वेश्चन जो है यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो कहीं भी बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, जो भी न्यूज़ आती है, अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, ठीक है, या आप डेली टू डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, तो वहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स का कहना है कि जो करंट अफेयर्स है बहुत ज़्यादा टफ होता है या पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहीं कभी नहीं होता, क्योंकि अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर जो है वो कर पाओगे करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।